नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी समाचार देहरादून की विशेष प्रस्तुति उत्तरायणी में मैं पंकज सनवाल खुलबे आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हिमालयी पहाड़ियाँ, घने जंगल और नदियाँ इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल बनाते हैं। लेकिन वहीं उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिवर्तन के कारण ये राज्य आपदाओं के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील है। श्रोताओं, आज उत्तरायणी में हम प्राकृतिक आपदाएं, चुनौती और समाधान विषय के माध्यम से उत्तराखंड में आपदा के कारणों, प्रभावों और प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हिम वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल। डॉक्टर डोभाल ने हिमालय और ग्लेशियर पर कई रिसर्च की हैं। साथ ही 2013 में आई केदारनाथ आपदा पर भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में हिमालयी आपदाओं पर भी आपका शोध कार्य रहा है। डॉक्टर डीपी डोभाल, बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। डॉक्टर डोभाल, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे बीते दिनों उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा के साथ जो आपदा आई, हमने देखा कि उससे आमजन को काफी नुकसान हुआ। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जो धराली में जो अभी आपदा हुई, एक प्रकार से फ्लैश फ्लड था ये। और ये हिमालय के क्षेत्र में आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा हैं। इनकी जो ये आपदाएँ हैं, जो ये फ्लैश फ्लड की प्रक्रिया है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे पहले अगर हम पीछे जाएँ तो 2013 में केदारनाथ वाली आपदा थी। 2021 में जो है आपको ऋषिगंगा वाली बहुत बड़ी आपदा थी, जो ग्लेशियर रिलेटेड है। और रिसेंटली जो है आपका जो सिक्किम, जो आपके सिक्किम में गंगटोक में जो है तीस्ता वैली में जो है ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक से जो आपदा हुई थी, जो बाढ़ आई थी, वो कुछ आज करके ज्वलंत उदाहरण आप इसको ले सकते हैं। जो ये आपदा यहाँ पर आई, इसमें धराली में खीरगंगा बोलते हैं, जो जहाँ से वो जो नदी है वो खीरगंगा नदी है। और जो नदी जो है ऊपर ग्लेशियर रीजन से उत्पत्ति होती है। और लगभग इसका जो बेसिन एरिया है लगभग 7-8 किलोमीटर के लगभग है जी। बीच में जो है फॉरेस्ट एरिया है, फिर ऊपर जो है पूरा ग्लेशियर मटेरियल है। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो है क्या करके क्लाउड बस्ट हुआ, ये हुआ। लेकिन हिमालय में इस ऊंचाई में, हिमालय के इस ऊंचाई क्षेत्र में क्लाउड बस्ट होने का संभावना कम बनती है जी। क्लाउड बस्ट के बाई डेफिनेशन जो है उसको ये फिलफिल नहीं करता है। यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर एक हफ्ता डेढ़ पीछे से बारिश होती आ रही थी। हम इसमें दो उससे बातों पर बात करेंगे कि पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं क्या करके। पहला हम समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये जो वैली है वो काफ़ी गॉर्ज टाइप की है, संकरी वैली है। और बीच में वेजिटेशन एरिया है, और ऊपर जो है पूरा ग्लेशियरेटेड एरिया है, जिनको हम पैरा ग्लेशियर डिपोजिट भी बोलते हैं, मोरेन भी बोलते हैं जी। हो सकता है कि बीच में काफ़ी लैंडस्लाइड जोन भी पड़ते हैं। बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो है, और जो वहाँ का जो टोपोग्राफिक फीचर हैं वो ज़्यादा लूज मटेरियल के बने हुए हैं, उसमें पानी काफ़ी सीपेज हुआ। हो सकता है कोई छोटा लैंडस्लाइड हो गया और उसने जो है कुछ टाइम के लिए रिवर को ब्लॉक कर दिया, चोक कर दिया रिवर को, जिसमें एक डैमिंग टाइप की कर दी। और क्योंकि इसमें स्पेस उनके पास ज़्यादा नहीं होता तो पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता वो। जैसे वो ओवरफ्लो होना शुरू हुआ, हो सकता है कि नीचे जो है लूज मटेरियल रहा होगा तो उसमें पाइपिंग से द्वारा भी पानी बाहर आ जाता है, तो वो इरोड करता है। तो सडनली फिर वो लेक जो है टूटी और बहुत सारा पानी इकट्ठा ले करके सेडिमेंट अपने साथ सेडिमेंट ले करके पूरा जो है आपका जो है नीचे धराली एरिया में आ गया। और ये जो है ये घटना जो है, जितना ये फ्लो होता है, ये मेरे ख्याल 30-35 सेकंड से ज़्यादा नहीं था। तो ये दिखाता है कि कोई एक्यूमुलेटेड वाटर है, कोई जमा हुआ पानी ही इतना काम कर सकता है। सेकंड जो हम सोचते हैं कि ग्लेशियर के बारे में, ग्लेशियर में जो ग्लेशियर में है, ग्लेशियर में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होता है, वहाँ पर हो सकता है कोई ग्लेशियर टूटा हो, बारिश भी बहुत हो रही थी, पानी जमा हुआ था, पानी से इकट्ठा हुआ था, तो हो सकता है वही कोई टूट करके, कोई ग्लेशियर का जंग टूट करके या कोई हैंगिंग ग्लेशियर टूट करके उसने उसको पुश किया और लॉट ऑफ सेडिमेंट अपने साथ लेकर के नीचे आपका धराली को पूरा जो है डैमेज किया।
जी। यही हम अभी 2 कारण के चलते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और इतना, क्योंकि इसका न तो वहाँ भी कोई गया है, तो सैटेलाइट इमेजरी व्यस्त हुए हैं इसको देखने के लिए, तो उसके अभी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुँची नहीं। डॉक्टर डोभाल, राज्य में हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। आप उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के लिए भौगोलिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो है वो हिमालयी राज्य है और इसमें भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता हमेशा बनी रहती है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जो हम बात करते हैं कि हम भी देख ही रहे हैं, ये आपके सामने कोई बात नहीं है कि हर साल जो है आपदा बढ़ती जा रही है। कोई इसका मेन कारण यह है कि जैसे हम कहते हैं कि यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, क्लाइमेट, भौगोलिक परिस्थिति और क्लाइमेट 2 मेन फैक्टर हैं जो किसी क्षेत्र के स्टेबिलिटी, किसी क्षेत्र की सस्टेनेबिलिटी को रखती है। तो इसमें क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारा ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है जी। इसमें जो है मौसम परिवर्तन जो है बहुत बहुत फास्ट हो रहा है। जहाँ पहले बारिश होती थी वहाँ, जहाँ बारिश कम होती थी वहाँ बारिश हो रही है। जहाँ स्नोफॉल होता था माउंटेन में, वहाँ स्नोफॉल कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एरिया है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, बहुत सारे माउंटेन है, जिग जैग टाइप की इसकी टोपोग्राफी है। और ये भी देखा गया है कि पहाड़ों में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण ये भी हो सकता है, एक कारण मैं ये भी समझता हूँ कि पहले जो है ऊपर पहाड़ी क्षेत्र जो है पूरा स्नो से भरा रहता था, लेकिन अब स्नो कवर कम हो रहा है। स्नो होने से जो है आपकी जो है ना, जो आपकी वो आती है एल्बिडो जो है ज़्यादा रहता है उसमें, तो जितने भी आपकी हॉट हीट आती सूर्य आते हैं उसको पूरा रिफ्लेक्ट कर देता था। पर लेकिन अब स्नो रहा नहीं, रॉक को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है, जिससे उसका क्लाइमेट ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो अगर उसमें जो है करीब 1 डिग्री 0.5 डिग्री भी या 0.2 डिग्री बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमारे ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। रेनफॉल एरिया आपका ऊपर चढ़ गया है, काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है। रेनफॉल एरिया से जो है स्नो, जहाँ पहले स्नो गिरती थी वहाँ अब रेनफॉल हो रही है। रेनफॉल से जो है रेनफॉल भी जो है ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट करता है। नीचे का एरिया काफ़ी फ्रीजाइल है। वो हम जानते हैं कि हिमालय जो है यंगेस्ट माउंटेन चेंज है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, न्यूट्रिएंट एक्टिविटी हो या अर्थक्वेक हो या छोटे मोटे लैंडस्लाइड हो, रॉक फॉल हो, क्लाउड बर्स्ट जैसी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब एक्यूमुलेट होकर के आपकी जो है ये आपदाएँ की संख्या जो है साल पर साल जो है बढ़ती जा रही है। जिसमें लैंडस्लाइड, अगर आप निचले एरिया में हो तो लैंडस्लाइड जो है बढ़ती जा रही है। आपके 5 साल पहले की इन्वेंट्री निकाल कर आप देखो तो काफ़ी इसमें परिवर्तन हुआ है। डॉक्टर डोभाल, उत्तराखंड के ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण कितनी तेजी से पिघल रहे हैं और इनका प्राकृतिक आपदाओं पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? सही, ये भी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में भी एक अच्छा ग्लेशियर का भंडार है। अगर पूरा हिमालय की बात करते हैं तो पूरा हिमालय जो है लगभग पूरा माउंटेन चेंज के 10% जो हमारा पास एरिया है वो पूरा स्नो कवर ग्लेशियर से भरा पड़ा हुआ है। और पूरे हिमालय में हमारे पास लगभग जो है 9,000 साढ़े 9,000 ग्लेशियर से ज़्यादा ग्लेशियर है। लेकिन हम उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं, हमारे उत्तराखंड में लगभग जो है 1,000 के लगभग ग्लेशियर, 968 ग्लेशियर हम मानते हैं। तो जो 968 ग्लेशियर हैं इनका साइज जो है 2 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर के और 150 स्क्वायर किलोमीटर तक है। सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा जो है माने जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर है या मिलम ग्लेशियर है या आपका जो है नंदा देवी साउथ नंदा देवी नॉर्थ ग्लेशियर्स हैं। अब क्या है, ये ग्लेशियर हमारे जो है एक पानी के बहुत बड़े रिसोर्स हैं। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उत्पन्न होती है ये सब ग्लेशियर से होती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के उसमें आधुनिक उसमें डेवलपमेंट बोलो या ग्लोबल वार्मिंग से ये ग्लेशियरों की पिघलने की गति ज़्यादा हो गई है। और ये यदि देखा जाए तो जो ग्लेशियर जो है पहले जो है जो जिनकी पिघलने की दर है वो लगभग जो है आपकी जो है 5 मीटर पर ईयर से लेकर के 7 मीटर या 3 मीटर तक इसके बीच है। अलग ग्लेशियरों की अलग अलग है जी। तो जो आज से 20 साल पहले से लगभग जो है 3 से 4 मीटर 2 से 3 मीटर ज़्यादा है। ये जो है लगभग जो है 15 से 18 मीटर पर ईयर पीछे खिसक रहे हैं। तो इनकी गतियाँ भी डिफरेंट हैं। पर
क्या हो रहा है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, दूसरा आपका रेनफॉल एरिया बन गया है, बढ़ गया है। रेन से भी जो है ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होते हैं। उसका दूसरा प्रभाव जो इसका पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, वो आपका जो है विंटर में पड़ रहा है। आप में विंटर में जो है स्नोफॉल बहुत कम हो रही है, या जो स्नोफॉल का पैटर्न था जो सितंबर अक्टूबर से शुरू होकर के आपको दिसंबर जनवरी फरवरी तक मिलता था, वो आपको जो है अब दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च तक मिल रहा है। तो उसको जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, गिरते ही जो है एकदम से गर्मी आ जाती है, मेल्ट हो जाते हैं। तो इससे जो है आजकल ग्लेशियर जो है एक ज़्यादा पिघलने के कगार में है। और ज़्यादा पिघलने से जो क्या हो रहा है कि बहुत सारी झीलें बन रही हैं, जिनको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं जी। तो बहुत सारे लेकें बने। इस प्रकार से जो है उत्तराखंड में जो है एक बार हमने उत्तराखंड लेक ग्लेशियर लेक की इन्वेंट्री की थी, तो 1263 के लगभग के हमें लेक मिली, हमने इन्वेंट किया था। पर ये डिफरेंट टाइप की होती है, तो कभी कभी ये लेक भी जो है आपका जो है टूट जाती है। जो आपका ज्वलंत उदाहरण आपका जो है 2013 का जो है चोरावाली लेक का टूटना है। तो ऐसे ऐसे अभी हमारे पास जो है 9-10 लेकें ऐसी हैं उत्तराखंड में जो खतरनाक हो सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन उसमें अध्ययन किया जा रहा है, देखो आगे क्या होता है। अभी आपने बताया डॉक्टर डोभाल की 968 ग्लेशियर उत्तराखंड में हैं, तो इसमें से कितनी अति संवेदनशील हैं और इनके फटने की संभावना को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ग्लेशियर क्या होता है, जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर जो है उसके साइज पर डिपेंड करता है जी। तो हमारे पास जो ना छोटे ग्लेशियर ज़्यादा हैं, तो वो जल्दी बढ़ते भी हैं, जल्दी कम भी होते हैं। लेकिन जो मेन ग्लेशियर हैं वो काफ़ी बड़े ग्लेशियर है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, जैसे आपका मिलम ग्लेशियर है, नंदा देवी नॉर्थ, नंदा देवी साउथ है। ऐसे कुछ ग्लेशियर हैं जो हमें से काफ़ी जो है 30-30 किलोमीटर लंबे हैं, जिनका एरिया जो है, जिनकी थिकनेस जो है 60 मीटर से लेकर 150 मीटर तक है। तो वो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, पर मुश्किल यह है कि इनके पिघलने की दर जो है बढ़ रही है, जिससे बहुत सारे जो है लेक्स बन रहे हैं, तो वो लेक खतरनाक हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय मानवीय गतिविधियों जैसे बांध निर्माण है, पर्यटन है, और इन सब के बीच कैसे ग्लेशियर की स्थिरता को प्रभावित किया इन सब ने? देखिए, इससे ग्लेशियर में प्रभाव दोनों चीज़ का पड़ रहा है। क्लाइमेट का प्रभाव तो पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तो है ही है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन साथ साथ में जो है हम जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हम लोग काम करते हैं, डैम बनाते हैं या रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इतनी सारी धूल उसमें आ जाती है, इतने ज़्यादा जो ईयर से जो है हमारे ग्लेशियर बहुत नज़दीक हो गए, तो वो वहाँ जा कर के वो ग्लेशियर के ऊपर फैल जाते हैं, बिछ जाते हैं, एक तरह से एक लेयर बना देते हैं उसके, तो वो जो है ग्लेशियर को भी ज़्यादा मेल्ट करना शुरू कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है माउंटेन ग्लेशियर में। इनका मेल्टिंग ज़्यादा होने के कारण एक ये भी माना जा रहा है। केदारनाथ में देखो तो केदारनाथ में जो है जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क नीचे हुआ, आज पीछे साइड कभी आप कोई फोटोग्राफ देखो तो पूरा ग्लेशियर काला पड़ा हो पीछे, तो वो ज़्यादा मेल्ट होगा। मतलब जिसको जो है 10 साल में होना था वो 2 साल में हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मानवीकरण हस्तक्षेप का बहुत मेन कारण है। बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं आजकल, माउंटेनियरिंग का बहुत सारे जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप उसमें हस्तक्षेप करोगे, जितना उसमें मूवमेंट करोगे, एक चीज़ को जो सॉलिड है, अनटच है, उसको उसमें कुछ काम करोगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये मानव का भी काफ़ी बड़ा हस्तक्षेप इसमें देखने को मिला है। डॉक्टर डोभाल, उत्तराखंड में ग्लेशियरों की निगरानी के लिए कौन कौन सी तकनीक जो है उपयोग में लाई जा रही हैं, और इसके परिणाम की अगर बात करें तो ये क्या बता रही हैं? देखो, ग्लेशियर को हम लोगों ने इंडिया में ग्लेशियर पर काम बहुत लेट हमने इसमें शुरू किया। 1986 मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है इसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार किया कि हमें हिमालयन ग्लेशियर के बारे में बताना चाहिए। पहले तो हमें ये पता नहीं था कि टोटल कितने ग्लेशियर हैं। खैर बोलते थे 5,000 से 15,000 ग्लेशियर हैं। अभी एक इन्वेंट्री बनाई गई। कुछ ग्लेशियर, हम सब ग्लेशियर को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है किसी पर्टिकुलर कोई अच्छे ग्लेशियर ले करके जो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम साथ साथ में जो है क्लाइमेट की भी स्टडी कर रहे हैं कि ग्लेशियर ग्लेशियर में कितना तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचता है, उसमें प्रेसिपिटेशन कितना होता है, रेन कितनी होती है, स्नोफॉल कितना होता है, ये सब डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर ग्लेशियर के बिहेवियर को देता है, क्योंकि ग्लेशियर एक मूविंग बॉडी है, हमेशा जो है डाउन स्लोप पर जो है मूव करता रहता है।
तो उसके मूवमेंट से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो कितना डेब्रिस प्रोड्यूस कर रहा है। साथ साथ में जो है बहुत सारे जो है एवलांच भी उसमें क्रिएट होते हैं। अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो वो, अगर वो एवलांच आते हैं तो एवलांच कितना नुकसान जो है नीचे डाउन वेल को कर सकता है। फिर उसमें क्या है कि बहुत सारा डेब्रिस सेडिमेंट उसमें आता है पानी के साथ, कितना सेडिमेंट आ रहा है पानी में, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका सब हम रख रहे हैं। लेकिन ये डाटा हमारे पास इतना सफिशिएंट डाटा नहीं हो है अभी तो हम फर्स्ट स्टेज में चल रहे हैं, काफ़ी कुछ हम समझ चुके हैं। पर जो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जो हमारा सबसे ड्रॉबैक है, हमारे पास जो है ना अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट इन द सेंस हमारे पास नेटवर्किंग नहीं है। आपका ऑडियोटी होगी तो उत्तरकाशी में होगी, गंगोत्री में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, तो उसी के डेटाबेस हम बोलते हैं ये हो रहा है। हमें इसकी नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए हैं। आपके जो है जैसे आजकल ड्रोन, आपको सर्वे करनी है ग्लेशियर की, आप प्रत्येक ग्लेशियर में जा सकते हैं, ड्रोन सर्वे किया जाए उन्हें रूटीनली 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, जितना आप कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, कहाँ लेके बन रही हैं, कहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं, क्या ग्लेशियर प्रभाव हो रहा है, अगर रिवर का क्या, रिवर अपने वो ज़्यादा पानी लेकर सेडिमेंट लेकर आ रही है, ये इस प्रकार हम स्टडी कर सकते हैं। फिर जो है एक क्लाइमेट पैरामीटर के लिए वेदर सिस्टम को तैयार किया जाए जिसमें आपको डे बाई डे के डेटा मिल सकें। उन सब डेटा को कलेक्ट करके उसकी सब स्टडी, टोपोग्राफिक और क्लाइमेटिक स्टडी समझने के बाद एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है को बनाया जा सकता है, जिससे कि कभी हमारा पूरा डेटा है, हम उसको समझ रहे हैं, तो कम से कम पहले फर्स्ट गो में हम बोल सकते हैं ये एरिया जो है ख़तरनाक हो सकते हैं। सेकेंड है कौन से ज़्यादा खतरनाक एरिया है, उन पर ज़्यादा स्टडी करके हम अर्ली वार्निंग सिस्टम से पहले कई चीज़ें बचा सकते हैं लोगों को। कि कोई आपदा हो रही है, हमें पता है कि ये कोई लेक बन रहा है, टूटने वाला है, तो पहले से ही अपने को प्रिपेयर्डनेस हम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं जी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जो टेक्निक हम साइंस हम कर रहे हैं, जो हम इसको जो है लोगों तक पहुंचाया जाए जी। जो लोग वहाँ हैं तो उनको बताए इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है, तो उनको इस कहाँ आपको मकान बनाना है, कहाँ आपको खेती करनी है, कहाँ आपको दुकानें बनानी है, ये चीज़ें कम से कम उनको अवेयरनेस उनको देना चाहिए कि तुम ऐसी जगहों पर मत बनाओ जिससे जो है डैमेज ज़्यादा हो और नुकसान ज़्यादा हो। ये इन चीज़ों को जो है एक प्रॉपर उसमें ले करके तब जाके हम कुछ काम कर सकते हैं जी। और आज जो है दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप यूरोप कंट्री में जाओ, क्या ये चीज़ें सब जगह है, आपदा नेचुरल डिजास्टर जो है सब जगह है, पूरे वर्ल्ड में है, पर लोगों ने उसमें टेक्निक डेवलप कर रखी है, उसमें काफ़ी कुछ हद तक सक्सेसफुल हैं। तो वही क्यों ना हम यहाँ पर करके, हाँ हम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, हमें काफ़ी चीज़ों को हमने समझ चुके हैं कि क्या है क्या करें, पर अभी बहुत कुछ समझने का टाइम है, बहुत कुछ करने के लिए है। उसमें जो है सब क्लाइमेटिक स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है, जो एक की पॉइंट है पूरे डिजास्टर का, तो इसमें जो है ज़्यादा काम होना चाहिए जी। अभी आपने बताया डॉक्टर डोभाल की ग्लोबल वार्मिंग हो व अन्य कारण है जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्या ग्लेशियर के पिघलने से उत्तराखंड की नदियों पर प्रभाव पड़ रहा है और ये भविष्य में जल संसाधनों को भी प्रभावित करेगा? देखो, ग्लेशियर को हम पानी का रिसोर्स मानते हैं, और उत्तराखंड की टोपोग्राफी ऐसी है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारे में पानी निकल रहा है और हमारे पानी यूज हो रहा है। हमारे पास जो है लगभग जो है 10% एरिया में जो है हमारे पास स्नो आइस है, ग्लेशियर हैं, लगभग जो है 900-950 के लगभग ग्लेशियर हैं। उसमें कुछ ग्लेशियर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ये हमारे जो 4-5 मेजर रिवर सिस्टम के जीवन बहानी है, जैसे आपका गंगा हो गया, यमुना होगी, अलकनंदा होगी, पिंडारी होगी, आपकी काली गंगा होगी, ये 3-4 बड़ी बड़ी रिवर उनके वो है, उनका स्रोत है। ये धीरे धीरे पानी गर्मी में ज़्यादा पानी देती है और जाड़ों में कम पानी देती है, तो ये एक तरह से एक सिस्टम चला हुआ है। लेकिन क्या है कि अगर बाय द वे कभी पानी कम हो जाता है, ग्लेशियर कम हो रहे हैं, तो नेचुरली थोड़ा पानी का बहाव कम हो जाएगा। पर इसमें जो है हमारे पास दूसरा ये भी है कि मानसून हमारे पास अच्छा आता है, लिक्विड प्रेसिपिटेशन, तो वो जैसे मैंने कहा कि जहाँ पहले स्नोफॉल होती है वहाँ अब रेनफॉल हो रही है जी। तो वो एक समय आपको ज़्यादा पानी देगा, विंटर में आपको पानी की बहुत कमी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। विंटर पर इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसमें ठंड भी होती है, फ्रोजन कंडीशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट नहीं होता है, बारिश नहीं होती है। तो विंटर में ये बाद में आने वाले टाइम में इसमें कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, क्या करें
जी। ग्लेशियर पिघलने और इससे होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों की बात करें, तो वो वैज्ञानिक और नीतिगत उपाय क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है आपको एरिया का उस बारे में पूरा पता होना चाहिए, उसकी पूरी स्टडी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, उसके इन्वायरमेंटल हो, चाहे हाइड्रोलॉजिकल हो, चाहे मेट्रोलॉजिकल हो, चाहे आपका जो है फिजिकल हो, मतलब जैसे जियोलॉजी हो। सब चीज़ों को दो तीन चीज़ें मेन हैं। आप क्योंकि जियोलॉजी क्या है, टोपोग्राफी सर्विस क्या है, आपका आपका वहाँ पर हाइड्रोलॉजिक कंडीशन क्या है, जी। कितना पानी है, कितना क्या हाइड्रोलॉजिक कंडीशन क्या है, उनकी क्या स्थिति है, किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है या ग्राउंड वाटर फॉर्म में है या कोई झील है उसमें। थर्ड है आपका मौसम, मौसम में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, मौसम के क्या क्या डेटा आए हैं। तो इन चारों को इंटीग्रेट करके, इन तीन चार फैक्टरों को इंटीग्रेट करके हम उसको एक प्लेटफॉर्म ला करके इसमें इस स्टडी करके कुछ इसमें अच्छे से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। जी। डॉक्टर डोभाल, उत्तराखंड में ग्लेशियर से संबंधित आपदाओं को समझने और रोकने के लिए और किन क्षेत्रों में शोध की आवश्यकता आप समझते हैं? देखो, मैं समझता हूँ कि ग्लेशियर का, अगर आप पर्टिकुलर ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो ग्लेशियर की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें उसके रख रखाव, उनमें क्या क्या चेंजेस, क्लाइमेट चेंज क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या आने वाले समय में क्या क्या इसकी इनकी स्थिति हो सकती है, इसमें रखना चाहिए। उसके बाद जो है ग्लेशियर के द्वारा क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, जैसे आपका ग्लेशियर लेक बनना, आपके एवलांच का है, आपका रॉक फॉल का है, आपका सेडिमेंट डिपोजिशन का है। तो यही चीज़ें हैं जो एक आपदा बना सकती है आने वाले टाइम में। तो उनका उचित ढंग से साइंटिफिकली उनकी स्टडी होनी चाहिए और वो मार्केट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर है, कैसे क्या करे। फिर आपको जैसे आजकल आपको जो है मैंने फिर कहा ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, जैसे डॉपलर सिस्टम है क्लाइमेट के लिए, आपका जो है ड्रोन से मैपिंग आपकी हो गई है। ये चीज़ें करके आपको जो है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आप इसमें थोड़ा सफल नहीं होते हैं तो आपको ऐसी आपदा से बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सब ज़रूरत है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को, नेटवर्क को तैयार करना है, जिससे हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। जी। आज के समय में जबकि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है और पूर्व चेतावनी हो, ड्रोन से आकलन, जैसा कि हमें अभी धराली आपदा में भी देखने को मिला, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, तुरंत इन्फॉर्मेशन हमें उपलब्ध हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका और ये किस तरह से और मदद कर सकती है आपदा जैसी परिस्थितियों में? देखो, टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन और जो आपकी जो मैपिंग, मॉनिटरिंग है, यही मेन इसके एस्पेक्ट हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी वार्निंग सिस्टम का सिस्टम है, अच्छे डेटा है आपका ग्लेशियरों के या किसी चीज़ के, तो ये तो बहुत ही ईजी हुए है आपको इससे निपटने के लिए। डॉक्टर डोभाल, 2013 में आई केदारनाथ आपदा पर आपका महत्वपूर्ण कार्य रहा है और 2013 की केदारनाथ आपदा की बात करें और हाल की आपदाओं में समानताएं और अंतर क्या हैं और क्या हमने पिछली आपदाओं से कोई सबक सीखा है? देखो मैम, हर बार आपदा आती है और हर बार हम एक लेसन सीखते हैं, लेकिन वो एक टाइमली होता है, कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं। जी। तो अगर आप केदारनाथ को और धराली आपदा को लें तो दोनों लगभग एक जैसी हैं। डिफरेंस इतना है कि केदारनाथ वाले आपदा में एक लेक टूटी थी, ग्लेशियर लेक टूटी थी, तो जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया था, क्योंकि वहाँ पर 2 दिन का इवेंट है, एक 16 का इवेंट है, एक 17 का इवेंट है। जो 16 का इवेंट था वो बारिश से ज़्यादा था, जो आपके पॉन्ड बने, लैंडस्लाइड हुआ, वाटर चोकिंग हुई, फिर पानी निकला हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है सडनली बहुत जल्दी हुआ, जो 30 सेकंड का था जी, जो सिर्फ पानी से ही, और जो ये छोटी टाइम जो एक छोटे समय में हो और ज़्यादा नुकसान करे, तो वो सिर्फ एक्यूमुलेटेड वाटर ही कर सकता है जहाँ पानी जमा हो रखा है। या तो ऊपर से जो है कोई, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई रिवर चोकिंग हुई, डैमिंग हुई, वो टूटा, या जो आपका जो है ग्लेशियर से जो है जो सेडिमेंट है वो अपने साथ ले करके उसको पूरा सेडिमेंट निचले करके और उसको पूरा बर्बाद कर दिया आपके धराली एरिया को। और क्योंकि इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि धराली में एक पुराना लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, जो 1835 या 36 में आया था, और उसी के फ्लड प्लेन में
जो उसका मलबा उसमें जो जमा हुआ था, उसी में आज जो है दरअसल बैठा हुआ है। तो ये चीज़ भी हमें नोट करनी चाहिए कि जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, जहाँ हमें इसके रेमनेंट मिलते हैं, तो ऐसी ऐसी जगह में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना नहीं चाहिए। जी। तो ये एक मेरा अपना सुझाव रहेगा। अंत में आपसे जानना चाहूंगी, आपदाओं से निपटने के लिए एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, एसडीआरएफ हो या अन्य कार्यकारिणी संस्थाएं, वो इसको लेकर किस तरह से कार्य करते हैं? साथ ही साथ स्थानीय समुदाय की भूमिका की बात हो तो ग्लेशियर संरक्षण और आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को कैसे शामिल किया जा सकता देखो, है? जो आपने बात की एसडीआरएफ के एनआरटी के, दे आर द मेन। वो तो मतलब ये है कि फर्स्ट हैंड हमारे हेल्पर हैं जो ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। इनको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन जो है, जो लोग काम करते हैं, साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, इनको थोड़ा साइंटिफिक स्टडी का भी इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वो अपने आप में हैं, सक्षम हैं सब काम करने में, पर वो फिजिकली सक्षम है, वो आपको केवल बचा सकते हैं, पर उनको भी थोड़ा सा है टोपोग्राफी से या वो क्लाइमेट से या कुछ चीज़ से उनको भी थोड़ा रूबरू कराना चाहिए। साइंटिस्ट से उनको थोड़ा ट्रेनिंग दे करके यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, कब कैसी घटना हो सकती है, इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी भी है। मैं समझता हूँ जो तो आने वाले समय में जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जी। उत्तराखंड में आपदा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपदा के प्रभावों को समझने से हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और राज्य की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। डॉक्टर डीपी डोभाल, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उत्तरायणी के अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।